गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे अपन ने 8th क्लास में सोशल साइंस हिस्ट्री में का पार्ट है कैसे कब और कहाँ, पहला ही चैप्टर है, इसमें चर्चा की थी इतिहास के बारे में। इसमें जो बीता जो हुआ जो समय होता है वो इतिहास कहलाता है, जिसे ऐसे अतीत के पन्नों पर उस समय की घटनाएं, स्थान, तिथि, इनके बारे में अपन जो चर्चा करते हैं वो इतिहास जो होता है। किसी भी वंश की बात करें, उसके सिंहासन ग्रहण करने की बात करें, यानी उनके द्वारा राज्याभिषेक जो किया गया था उनका, या उनके जीवन काल में किस प्रकार से युद्ध हुए किसी भी राजा के, भारतीयों की बात करें, विश्व स्तर की राजा शासकों की बात करें, तो ऐसी जो घटनाएं अपने आप में अमिट होती हैं, उन घटनाओं के बारे में हम अपन इतिहास के रूप में उनको पढ़ते हैं। और कभी कभार ऐसी बातें भी ख्याल में आती हैं, जैसे मैंने बताया कि चाय का जब हम सुबह सुबह पीते हैं, जो पेय पदार्थ है, ये पेय पदार्थ भारत में कैसे आया, लोगों ने इसको किस प्रकार से प्रयोग किया, क्या दवा के रूप में प्रयोग किया, या तो इसका सेवन कैसे किया गया। तो इन चीजों का ख्याल जब हम बीते समय पे जाते हैं, उन स्मृतियों को याद करते हैं, तो उन घटनाओं के स्थान के बारे में पता चलता है कि ये चीज वहां से आई है। ऐसे ही बात करते हैं, जैसे अपन कभी रेलगाड़ी में चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे इस चीज का विचार करते हैं कि रेलगाड़ी को कब बनाया होगा, इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। तो इन सब बातों का यानी एक तरह से अपन मनन करते हैं। वहीं अगर बात करें विदेशी आक्रमणकारियों की बात करें, व्यापार की दृष्टि से आए लोगों की बात करें, तो उन घटनाओं से पता चलता है कि उस समय का यानी राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा। हमें वैसे देखें इन अवधियों को कैसे तय किया जा सकता है। ध्यान रहे, जैसे अपन इतिहास की बात करते हैं, इतिहास को काल विभाजन के अनुसार बांटा गया है। जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, यानी प्रारंभ से भारत में अगर बात करें तो 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक मध्यकाल रहा। वहीं 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक यह आधुनिक काल हो गया। तो इतिहास को इन यानी वर्गों में विभाजित किया गया है। विभाजित करने का कारण क्या है, यानी विभाजित क्यों किया गया है? विभाजित इसलिए किया गया है कि किसी भी घटना को समझने के लिए, स्थान को जानने के लिए, तिथि को समझने के लिए, यानी अपन को सहूलियत रहे, यानी सरल रहे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो सभी घटनाक्रमों को जानने के लिए यानी एक तरह से इन काल का विभाजन किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। 1870 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं, यानी अर्थशास्त्री, यानी आर्थिक जो लेखा जोखा है, आर्थिक जो गतिविधियां हैं, उनके बारे में जानकारी रखने वाला
राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास, जेम्स मिल, क्या नाम था इनका? जेम्स मिल के द्वारा ब्रिटिश भारत का इतिहास, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें यानी ब्रिटिश शासन के बारे में इन घटनाक्रम को इन्होंने दर्शाया है। वहीं इन घटनाओं के आधार पर उन्होंने ये भी कहा कि आज अगर बात करें भारत की, भारत की, तो उनकी जो स्थिति में जो परिवर्तन आया है वो किनके कारण आया है? यानी अंग्रेजों के कारण आया है। अंग्रेजों के कारण आया है। जो अंग्रेज अगर भारत में नहीं आते तो यानी भारत की स्थिति ऐसी नहीं होती, अपने आप में इतना यानी आधुनिकीकरण उसका नहीं हो पाता, इतना औद्योगिकरण नहीं हो पाता, इतने यातायात, ये इतने यानी भौतिक संसाधन भारत जुटा नहीं पाता। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है, यानी धर्म के आधार पर बांटा है। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश अंग्रेज। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश यानी अंग्रेज। अंग्रेज 3 को धर्म के आधार पर बांटा है। ध्यान रहे, अंग्रेजों से पहले मुस्लिम आ गए थे, तो पूरी तरह से भारत की जो संस्कृति है उसमें कई रूप देखने को मिलते हैं, कई धर्मों का यानी समावेश है, उसमें कई धर्मों का समन्वय है। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज, यानी भारत किस में आता है? एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। तो जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप के पीछे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो आधुनिकीकरण जो हुआ है वो यूरोप में हुआ है। वैसे देखें तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई वो कहां पे हुई? ब्रिटेन में हुई, 18वीं शताब्दी में। इसलिए ये यानी यूरोपीय सभी भौतिक संसाधनों से यानी वाकिफ थे, जानकार थे। और एशिया के जो देश थे, इनका कहने का मतलब है एशिया के जो देश थे, ब्रिटेन यानी यूरोपीय देशों से पिछड़े हुए थे। वहीं इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती रहती थी उनके उन शासकों के बीच में। जैसे घटनाओं की अगर बात करें, जैसे अपन दिल्ली के मुगल काल से लेकर, जिसमें बाबर, फिर उसके बाद में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जो अन्य यानी राजस्थान के जो राजा थे, राजपूत राजा थे, उनसे उनका लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो इन घटनाक्रमों के बारे में उन्होंने चित्रण किया है इस पुस्तक में, ब्रिटिश भारत के इतिहास में। इनकी पुस्तक थी जेम्स मिल की ब्रिटिश भारत का इतिहास। वहीं यहां चारों ओर केवल धार्मिक बैर यानी एक तरह से धार्मिक द्वेष की भावना बनी हुई थी अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए। ऐसे ही दक्षिण भारत की बात करें तो
विजयनगर साम्राज्य में हरिहर बुक्का जो हिंदू राष्ट्र था, जैसे मराठा थे, तो जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का भी बोलाबाला था। यानी जातिगत बंधन थे, तरह तरह की जातियां थी, उनके रीति रिवाजों में बंधे हुए थे लोग, वही अंधविश्वास थे। जेम्स मिल की राय से ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। यानी इनका ये राय है कि एशिया के जो देश हैं उनको सबसे ज़्यादा यानी सही दिशा देने के लिए यूरोपीय देशों का हाथ है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार यानी यूरोप देशों में शिष्टाचार, कला और संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। यानी जिस प्रकार से जो सभ्यता यूरोपीय देशों में थी वही सभ्यता कहां पर लागू की जाए, एशिया के देशों में, जैसे भारत जैसे देशों में। ऐसा कभी कभार कई विचारक अपने अपने विचारों को रखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो भारत को भी यानी एक विश्व गुरु की उपाधि मिली हुई है। भारत भी अपने आप में कम नहीं था, तो अपने आप में सभ्य देश था भारत भी। मिल ने यहां तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। किनको? यानी अंग्रेजों को भारत के पूरे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए और भारतीय जनता को ज्ञान यानी उनको ज्ञान देना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और सुखी जीवन प्रदान किए जा सकें, जिससे उनको वो अपने आप में सुखी जीवन व्यतीत कर सके। वहीं उनका मानना था, यानी जेम्स मिल का मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता था। अगर अंग्रेज नहीं भारत में नहीं आते तो इतना विकास नहीं हो पाता, रेल नहीं बन पाती, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था, इतना आधुनिकीकरण जो हुआ है ऐसा नहीं हो पाता और सामाजिक जो कुरीतियां थी वो भी नहीं मिट पाती। लेकिन कहीं अगर इस चीज को सोचें तो सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने में तो उनको यानी एक तरह से धन्यवाद के पात्र हैं अंग्रेज। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अगर इतिहास की धारणा में देखें, अंग्रेजी शासन एक प्रगति का, एक विकास का और सभ्यता का प्रतीक माना गया है जेम्स मिल के द्वारा। और अंग्रेजी शासन से पहले सारा यहाँ पे क्या था? एक अंधकार था, क्योंकि जो हिंदू शासक थे और मुस्लिम शासक थे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, उनमें अंधविश्वास व्याप्त था। वहीं क्या इस धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? वैसे देखें तो कहीं न कहीं कुछ बातों को स्वीकार करना उचित माना जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। यानी अंग्रेजों की विचारधाराओं से हटकर आज जो भारतीयों की बात करें तो भारत के लोग इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और इसी विभाजन का भी अपनी समस्याएं हैं, यानी इस विभाजन के कारण भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इतिहास के इन खंडों को बांटने से यह समझ में भी पश्चिम से आई, यानी इन काल खंडों को बांटने की समझ भी कहां से? पश्चिमी देशों से आई, यूरोपीय देशों से आई। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। अगर ध्यान रहे, आधुनिक काल की अगर बात करें जिसे वैज्ञानिक युग भी कहा गया है, यानी विज्ञान का युग भी कहा जा सकता है। और यह समझ भी कहां से आई? पश्चिमी देशों से आई, यानी पश्चिमी देशों से आई। वहीं मध्यकाल समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी, यानी आधुनिक समाज की विशेषताएं मध्यकाल में देखने को नहीं मिलती है। वहीं
अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, क्योंकि वो भारतीय क्या गुलाम बने हुए थे उनके। नहीं ये आर्थिक विकास प्रगति का दौर माना जा सकता है। यानी सबसे ज़्यादा जो धन का जो निष्कासन हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ? अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। वो अथाह धन यहाँ से ले गए, भारत को पूरी तरह से जर्जर और गरीब कर गए। क्योंकि भारत पहले क्या था? एक सोने की चिड़िया था। यानी अब सोने की चिड़िया मतलब यानी अपने आप में धनाढ्य, यहाँ पे अच्छी पैदावार होती थी और वहीं अच्छे उत्खनन केंद्र थे, वहीं खनिज थे। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। यानी ब्रिटिश शासन को क्या कहते हैं? बहुत सारे इतिहासकार औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश शासन को बहुत सारे इतिहासकार क्या कहते हैं? औपनिवेशिक काल कहते हैं। ध्यान रहे, औपनिवेशिक किसे कहते हैं? यानी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, यानी राजनीतिक रूप से, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन आधार पर किसी देश का यानी ब्रिटेन का भारत पर पूरी तरह से आधिपत्य हो जाना, यानी नियंत्रण में ले लेना, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वहीं धार्मिक रूप से भी कह सकते हैं, क्योंकि धार्मिक जो रीति रिवाज के थे उनका भी अंग्रेजों ने विरोध किया था। तो सभी पहलू में पूरी तरह से यानी एक तरह से अधिकार जमा लेना वो कहता है, यानी वो औपनिवेशिक देश कहलाते हैं। वहीं वैसे देखें तो ब्रिटेन यहाँ व्यापार के दृष्टि से आया था, लेकिन धीरे धीरे यानी व्यापार करते करते उन्होंने सब क्षेत्रों में पैर पसारने शुरू कर दिए। राजनीति में, सामाजिक में, आर्थिक क्षेत्रों में। आर्थिक यानी धन की लालसा से तो वो आए थे, वहीं धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी आए थे। अंग्रेजों का भारत में आने का उद्देश्य क्या था? एक तो था धर्म का प्रचार करना, ईसाई मिशनरी, धर्म का प्रचार, वहीं धन की लालसा। इन उद्देश्यों से ये भारत में आए थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने और धन ले जाने के लिए। वहीं अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाब यानी जो लोकल यहाँ मुस्लिम जो लोग थे, वहीं जो हिंदू राजा थे को दबाकर अपना शासन स्थापित किया, यानी उनको दबा दिया गया या उनको कोई प्रलोभन दे दिया गया। भारत पर इतना लंबे समय तक शासन नहीं होता। वो तो क्या है, जो राजा और जो मुस्लिम शासक थे उनके क्या बने हुए थे? चापलूसकार बने हुए थे, यानी उनकी चापलूसी करते थे, कहीं हमारे राज्य को अंग्रेजों के अधिकार में नहीं ले लिया जाए, इसलिए वो उनके चापलूस बने हुए थे। और उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था, यानी अंग्रेजों ने पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया और अपने सारे जो खर्चे होते थे सेना के, अपने खाने पीने के, वो सब किन पे लाद दिया? यानी भारतीयों, किसान मजदूरों पर इन पर लाद दिया गया, यहाँ के शासकों पर लाद दिया गया। और अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदता। इनका सबसे बड़ा कारण क्या होता था? यानी अपनी जरूरत की जो चीजें होती थी उनको तो सस्ती दरों पर खरीदते थे, और वहीं यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे ये लोग, और वहाँ से ब्रिटेन से तैयार माल करके लाते और यहाँ महंगे दामों में बेचते उसको। तो भारतीय लोगों का इसमें क्या होता? शोषण होता, यानी वो भारतीय लोग उनको महंगे दामों में खरीदते। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई जाती, यहाँ से जो निर्यात की जाती थी, चाय की बात करें, नील की खेती की बात करें, इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ मूल मान्यताएं और पसंद नापसंद
सब अंग्रेजों के ऊपर होता था और रीति रिवाज तौर तरीके यानी सामाजिक जो रहन सहन जो होता था वो भी यानी अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड करता था कि भारतीयों को किस प्रकार रहना है। उन्हीं तौर तरीकों से अंग्रेजों के हिसाब से जब एक देश पर पूरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया से औपनिवेशीकरण कहा जाता है। यानी किसी देश के द्वारा दूसरे देश पर अपनी राजनीतिक संस्कृति, वही सामाजिक परिवेश और वही ऐसी धार्मिक मान्यताओं को थोपा जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? औपनिवेशीकरण कहलाता है। लेकिन जल्द ही ये अनुभव किया जाने लगा कि पूरी तरह से अंग्रेज भारत पर आधिपत्य कर चुके थे और सभी क्षेत्रों में इन्होंने कब्जा कर लिया था। आज इतना ही और कल पढ़ाएंगे।